तो जो लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था उसमें जनरल देखा था कि प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं। तो प्लांट टिश्यू की समराइज हमें दो ही पार्ट में रखनी है कि प्लांट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं परमानेंट टिश्यू में एक फिनोमिना होता है डी डिफरेंशिएशन का। उसमें अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू कंडीशनल रिक्वायरमेंट कॉल की जाती है कि नाउ परमानेंट सेल तुम वापस से सेल डिवीजन करो। और परमानेंट सेल के अंदर ऐसे प्रोडक्ट की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है जो कि डिवीजन करने के लिए चाहिए, सेल डिवाइड के लिए चाहिए। दैट्स वाई वो परमानेंट सेल सेल डिवाइड करने लगे। क्लियर। फिर हमें ये ध्यान में रखना है कि परमानेंट सेल में भी स्पेसिफिक टाइप की परमानेंट सेल है, एटलीस्ट जिनमें लाइफ हो, जो लिविंग हो। ठीक है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ परमानेंट सेल और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू अपना हुआ था, इसको डिवाइड आपको कैसे करके रखना है। मेनली थ्री पोर्शन में आप जहां पे भी देखो सोचते जाना। प्लांट बड़ा सिंपल है बेटा, ये प्लांट बड़ा सिंपल है बेटा। तो उसको क्या है ना कि उसके कुछ स्ट्रक्चर ही हैं जो पूरे उसके टॉप टू बॉटम डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो बहुत अपने को कंफ्यूजन नहीं होना। तो सिंपल सा समझना है हमें कि एक बाहर की तरफ होगा, एपी बोल देते हैं। एक उसकी सप्लाई को मेंटेन करेगा, उसको वेस्कुलर बोल देते हैं। एंड देन अब रिमेनिंग जो भी है, इन दोनों के अलावा जो भी उसमें प्रेजेंट है उन सबको क्या बोलेंगे, ग्राउंड टिश्यू। तो इस तरीके के परमानेंट टिश्यू स्ट्रक्चर पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये पूरा का पूरा परमानेंट टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और मेरिस्टेमेटिक सेल भी वहां प्रेजेंट होंगी, टिप पे प्रेजेंट होंगी, इंटर कैलोरी प्रेजेंट होंगी एंड लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट रहेंगे। और उसके उससे डिवीजन चलता रहेगा, नए टिश्यू बनते रहेंगे एंड परमानेंट टिश्यू में वो कन्वर्ट होते रहेंगे। क्लियर है, ये समरी आई थिंक सबको क्लियर है। ठीक है, स्टोमेटा की बात हुई थी। कॉर्क और फैलम अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉर्क और फैलम, ओके, ये एपिडर्मल के अंदर है, सिंपल परमानेंट एपिडर्मिस के अंदर है। तो एपिडर्मिस में आपको क्या देखना है कि जब तक प्राइमरी डिवीजन होती है, प्राइमरी डिवाइड किया है, प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, तब तक वहां पे एक बढ़िया क्यूटिकल की लेयर है, अच्छी सी लेयर है, ग्रीन ग्रीन सा आपका प्लांट है, वो अच्छा सा प्रेजेंट है। लेकिन जैसे सेकेंडरी ग्रोथ उसमें होती है, हर साल वो ग्रो कर रहा है, उसकी विड्थ बढ़ती है, तो आउटर लेयर उसकी रप्चर हो जाती है। अब आउटर लेयर जब रप्चर होती है तो वहां पे प्रोटेक्शन तो चाहिए, क्योंकि बेटा जैसे माइक्रोब्स हम लोगों को डिजीज करते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया, उसी तरीके से प्लांट स्पेसिफिक भी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो उन पे भी डिजीज कॉज करते हैं। क्लियर। तो नेचर ने कहा उनको, नेचर ने मतलब उनमें एक मॉडिफिकेशन कर दिया कि ठीक है, तुम्हारी एपिडर्मिस टिश्यू जो है वो तो दोबारा अभी डिवाइड नहीं हो सकते, वो परमानेंट थे, वो रप्चर हो गए। और उनके रप्चर होने का रीजन ये है कि अंदर जाइलम और फ्लोएम बढ़ रहा है। ठीक है। जब अंदर जाइलम और फ्लोएम का अमाउंट बढ़ रहा है तो आपको पता है ये फोर्स लगाएगा। ठीक है। किसी चीज की लिमिट से ज्यादा अगर आप उसमें कोई चीज एंटर करो, जैसे सिंपल आप बलून सबने फुला रखा है, बलून फुलाए होगे तो उसमें अगर आप हवा बढ़ाते जाओ फुलाते जाओ फुलाते जाओ तो वो क्या होता है बेटा, रप्चर कर जाता है। ठीक है। अब वो तो बलून है, एक सिंगल लेयर था, टूट गया। यहाँ पे क्या होगा, ये लेयर इन इंटरनल सेकेंडरी टिश्यू की वजह से रप्चर कर। क्लियर। तो ये कैसी हो जाएगी, अब ऐसे ऐसे इसके फ्रेगमेंट्स बचे होंगे। अब ये फ्रेगमेंट्स बचे तो पाथ बन जाएगा बेटा, एक पैसेज मिल जाएगा कि वायरस बैक्टीरिया यहाँ से एंटर करें। दैट्स वाई यहाँ पे सेकेंडरी एक टिश्यू का ग्रोथ होगा एंड उसी को बोलते हैं कॉर्क ऑफ फैलम। ठीक है। दिस इज नॉट एज मच एज सिंपल जैसा मैंने अभी बोला। इट इज अ टिपिकल फिनोमिना, एक स्टेप वाइज फिनोमिना है जो आपको डिटेल में पढ़नी होगी जब आप प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह देखोगे, एनाटॉमी पढ़ोगे वहां पे। ठीक है। बट अभी सिंपल ये समझो, एक लॉ की तरह मैंने बता दिया कि हाँ कोई बाहरी लेयर है वो दोबारा बन नहीं रही है और अंदर कोई चीज उसके ऐड हो रहा है, तो उस पूरा जो सरकमफेरेंस बढ़ रहा है, जो उसका डायमीटर बढ़ रहा है उसका स्टेम का, उसकी वजह से उसकी एक्सटर्नल सबसे अंदर से बाहर, बाहर से जैसे जैसे सपोज A B C D E, क्लियर, और ई है एपिडर्मिस,
ए बढ़ रहा है तो बी पे प्रेशर देगा, बी बढ़ रहा है तो सी पे प्रेशर देगा, ए बढ़ा बी पे प्रेशर ज्यादा आया तो ए के बढ़ने से भी प्रेशर सी तक पहुंचेगा, ए के बढ़ने से प्रेशर डी तक पहुंचेगा, डी से ई तक पहुंचा, ई तो अब किसी को दे नहीं सकता, तो ई ने क्या, ई को क्या होना पड़ा, रप्चर हो गया। क्लियर बेटा, और ये अपना विड्थ बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसी तरीके की एक टिश्यू बनेगी जिसको बोलेंगे कॉर्क। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जहां जहां सेकेंडरी ग्रोथ होगा, तो रूट और स्टेम दोनों जगह। लीफ कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती, आप देखना कभी आपने कोई फर्नीचर लीफ का बना हुआ नहीं देखा होगा। कॉमन सी बात है, जस्ट हम नोटिस नहीं करते, इसलिए अभी ध्यान जाएगा एकदम, जैसे मैं बोलूंगी तो मैं ध्यान आएगा। ठीक है, कभी किसी लीफ से टेबल बनाते हुए नहीं देखोगे। ठीक है, बनाना की लीफ बस वो ऐसे डाइनिंग टेबल पे प्लेट की तरह यूज किया जाता है, सर्विंग के लिए यूज किया जाता है ट्रेडिशन में। बट आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि उससे आपने मेज बनवा दिया, सोफा बनवा दिया। ठीक है, तो लीफ कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती, ब्रांचेस डिपेंड की किस प्लांट की ब्रांच है, किस ट्री की ब्रांच है, और वो वहाँ कैसा ग्रो करे। रूट करती हैं, सब में नहीं करती हैं, करती हैं। जैसे आप देखो ऊपर अगर बनियान ट्री आपको इतना बड़ा दिख रहा है तो डेफिनेटली उसकी अंडरग्राउंड रूट्स भी बहुत स्ट्रांग होंगी। ठीक है, प्रॉप रूट्स भी होती हैं उसमें, स्टेम से भी रूट निकल के अंदर जाती है। तो दिस इज कॉन्सेप्ट, इतना डाइवर्सिटी है, एक बार में हम नहीं कवर कर सकते, बट आपको इतना समझ में जरूर आएगा कि हाँ ये प्राइमरी चीज क्या है, सेकेंडरी क्या है, और ये ग्रोथ क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे ये टिश्यू डिपॉजिट हो रहे हैं, क्यों ये लेयर रैप्चर हो रही है, ये सारी चीजें आपको यहाँ एक लिंक बन जाए। तो कॉर्क और फैलम इन ओल्डर रूट एंड स्टेम टिश्यूज एट द पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब सबसे ज्यादा बाहर। क्लियर, एपी बोल लो, पेरी बोल लो, एक ही बात। जैसे मैं बोलूं ए के पेरीफेरी क्या है, तो ए के पेरीफेरी बी है। क्लियर, बी के पेरीफेरी सी है। उसी तरीके से सबके पेरीफेरी ए बी सी डी के पेरीफेरी क्या है, ई। तो टिश्यू एट द पेरीफेरी, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, बिकम कॉर्क सेल्स और फेलम सेल्स। अब ये डायरेक्ट लिंक है कि इसके लिए कॉर्क कैम्बियम बनती है, डिवाइड करती है, वो प्रोसेस है बेटा। कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। कॉर्क, अगर आप कॉर्क की बात कर रहे हो तो ये ठीक है, मेनली ये डेड सेल से बनी हुई है, डेड सेल से बनती हुई है, और ऑब्वियसली तुम इसको बस इतना अभी समझो, अब इसके अंदर भी बेटा फिनोमिना है थोड़ा, उस पर नहीं जाते हैं। तो कॉर्क सेल जो है वो डेड सेल से बनी हुई है और प्रोटेक्शन का वर्क कर, प्रोटेक्शन मतलब सराउंडिंग कर, ठीक है, तो उनका कंपोजिशन ठीक हो जाएगा, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो भैया उस इंटरसेलुलर स्पेस से बैक्टीरिया वायरस आ जाएंगे। हमें तो कॉम्प्लेक्सिटी बना के रखना है ना, कि कॉम्प्लेक्स रहे स्ट्रक्चर और वहां से कोई ट्रेवल न करे। तो दैट्स व्हाई कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स विद थिक वॉल्स। थिक वॉल आया मतलब उसका एक ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है और अंदर का धीरे धीरे प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाता है, एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। द सेल वॉल इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबिल। सुबेरिन का डिपोजिशन होता है यहाँ पे, सुबेराइज सेल बोलते हैं इनको, सुबेरिन का डिपोजिशन, सेल्स बिकम सुबेराइज्ड। क्लियर है? द सेल्स ऑफ कॉर्क become impermeable, the cells of cork become impermeable to water and gases due to the deposition of suberin. क्लियर? अब क्या हो गया, सेल्स में जो आप सेल वॉल के ट्रांसपोर्टेशन के टाइम मैंने पोर की बात की थी, अब सोचो तुम इन पोर पे तुमने वैक्सी मटेरियल लगा दिया है, तो अब यहाँ से क्या ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, हो सकता है? नहीं हो सकता है ना बेटा, तो वही क्या हो गया कि इम्परमेबल होगी। अब जब अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं जाएगा तो धीरे धीरे वो कितना, डीएनए को भी तो कुछ ऐसी चीज चाहिए ना जो सप्लाई से आना चाहिए, वाटर आ रहा था, मिनरल आ रहा था, बॉस को भी तो कुछ चाहिए ना बेटा, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, तो धीरे धीरे उसका प्रोटोप्लास्ट कंटेंट डिजेनरेट होता जाएगा और वो धीरे धीरे वो सेल डेड हो जाएगी। इसलिए तुम्हें ध्यान होगा कि मैंने बोला था
हर एक डेड सेल कभी ना कभी लिविंग थी, हर एक लिविंग सेल कभी ना कभी पैरेनकाइमा थी। क्लियर? So the cells of cork become impermeable to water and gases due to the deposition of suberin. So gases transportation, minerals transportation, water transportation, everything is blocked. The cork cells are without any protoplasm but are filled with resin or tannin. अब ये दो केमिकल्स है बेटा, जो रेजिन का सिक्रीशन, टैनिन का सिक्रीशन, टर्पिन ऑयल देखा होगा, ये सब चीजें इन्हीं के डिपोजिशन से प्यूरिफाई करके इंडस्ट्रियल लेवल पे रेजिन और टैनिन पॉलिशिंग के लिए जो यूज होता है ना, पॉलिश वगैरह बनाने, तो ये सब वहां से आइसोलेट किए जाते हैं, प्यूरिफाइड किए जाते हैं एंड देन यूज किए। अब इसी तरीके से देखो, जब उसका स्मूथ सरफेस था तो वो सरफेस से गैसेस एक्सचेंज कर रहा था प्लांट। क्लियर? सरफेस से गैसेस एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन जब उसका टफ ये सरफेस टूट गया और यहाँ पे डेड सेल आ गए, तो अब उनको लोकल लोकल जगह पे थोड़े थोड़े रप्चर करके एक लेंस जैसा स्ट्रक्चर, लेंटिसेल्स मींस लेंस लाइक, ठीक? जैसे आप लाइट वगैरह पढ़ोगे तो उसमें लेंस वगैरह देखोगे, उसी तरीके से ये लेंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहां से गैसेस डिफ्यूजन हो जाते। ठीक है? इस सरफेस से नहीं हो सकता, इधर से नहीं हो सकता, यहाँ से हो सकता, यहाँ से ऐसे ट्रेवल करेंगे। गैस क्यों चाहिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, इसलिए कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये कौन सी गैस आ रही है, क्या चाहिए। ठीक है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए गैस चाहिए, CO2 अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी, वही फिनोमिना। क्लियर है बच्चों? ठीक, आगे बढ़े। फंक्शन एंड यूजेस। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, कॉज सेल प्रिवेंट डेसिकेशन, जो एक सूखा टूट रहा है उसकी वजह से उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सबको वो प्रिवेंट करेगा। इन्फेक्शन, वही माइक्रोबियल वाला, एंड मैकेनिकल इंजरी। और भी अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू तक अगर ये कवरिंग नहीं होगी बेटा, और ये टिश्यू सॉफ्ट, ये लिविंग टिश्यू है जो कॉर्क कैम्बियम में कन्वर्ट हो रही है टिश्यू, इसका मतलब ये लिविंग क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल है, और लिविंग परमानेंट से देन मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हुई होगी। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें सप्लाई भी मेंटेन करनी है और इनका प्रोटेक्शन भी करना है। क्लियर? तो इनको मैकेनिकल डैमेज से भी रोक रहे हैं। चलो आगे दो। क्लियर? अब क्या बोलेंगे इसको? इम्परवियसनेस, इम्परविएबल हो गई, लाइटनेस एंड toughness, compressibility and elasticity make the cork commercially valuable। इसलिए आपको वो जो मैंने सेल की डिस्कवरी के टाइम बताया था कि सेल की डिस्कवरी जो हुई थी वो कॉर्क से हुई थी। क्लियर? बट मतलब बहुत ज्यादा हार्ड टिश्यू भी नहीं होगा, कॉर्क सेल में ही कॉर्क, कॉर्क का एक जैसे कैप के लिए, कैप के लिए मैंने बताया था ना, बॉटल वगैरह में होम्योपैथिक में अभी भी देखने को मिलती है, अदरवाइज बहुत ज्यादा तो प्लास्टिक के कैप वगैरह आ चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं। लेबोरेटरी में भी जो रहता है वो भी एसिड वगैरह पे ये कैप यूज होती है। तो उस केस में आप देख रहे हो क्यों यूज हो पा रही है, क्योंकि इसके पास इम्परवियसनेस है, लाइट है, ये वेट में लाइट रहेगा, टफनेस भी है, कंप्रेस भी हो सकता है। आपको कैप अंदर लगानी है तो ये कंप्रेस होना चाहिए ना, ये थोड़ा थोड़ा दबना चाहिए, आपके पुश करने से ये दबेगा तब जाके ये अंदर टाइट होगा, और इलास्टिसिटी होगी तभी दबेगा बेटा। क्लियर? तो ये सुबराइज सेल, कमर्शियली वैल्यूएबल, इन सबका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है। कॉर्क इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन, इससे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, करंट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए इसको इंसुलेटर की तरह भी यूज करते हैं। एज शॉक एब्जॉर्बर इन लिनोलेनियम। अब ये भी सब क्या है, कमर्शियल पर्पस है, जहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कुछ हो रहा है तो वहां पे भी क्या करते हैं कि एक एक सेफ्टी जैसा बना रहे हो ना, जैसे कुछ चीजें होती है बेटा वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम आपको यूज करते हो ना, उसमें आप ध्यान रखते हो कि इसमें वो टेम्परेचर को मेंटेन करना है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस वगैरह यूज करते हैं। कहीं पे आपको मेंटेन करना है कि ये ऐसा कंटेंट रहे कि इसमें जैसे लिक्विड नाइट्रोजन की बात अभी जो मैंने की कि लो टेम्परेचर पे कुछ ट्रांसपोर्ट कराना है, तो लिक्विड ट्रांसपोर्ट में आप लिक्विड नाइट्रोजन आपने यूज किया और उससे ट्रांसपोर्ट कराएंगे। फिर कुछ आप ऐसा देखो जैसे
एक प्लांट होता है सेलेजिनेला, ठीक है, सेलेजिनेला एक प्लांट होता है। वो आप बिना वाटर के ऐसे रख दोगे तो वो ऐसा लगेगा कि उस प्लांट की जान चलेगी। संजीवनी बूटी भी उसको, तुम जो हनुमान जी की संजीवनी बूटी सुने हो, वही है वो। क्लियर? तो उसको, उसका क्या स्ट्रक्चर है, अगर उसको पानी की कमी है तो वो एकदम सूख के ऐसा लगेगा कि मर चुका है, लेकिन जैसे उसको पानी मिलेगा वो साइज को बढ़ा लेगा, क्लियर, वो हरा हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं रहेगा कि डेड हो गया, तो इसलिए उसको संजीवनी बूटी करते हैं। और उसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस पे चल रही है। आई एम सेइंग जस्ट कि जब आपको कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन करना हो कि जिसमें वाटर का लेवल मेंटेन रखना हो और बिना वाटर के सप्लाई, तो उस प्लांट या उस जैसे मेडिकेशन के लिए कोई प्लांट वगैरह जा रहा है मेडिकल पर्पज से, तो उसके नीचे सेलेजिनेला का पूरा लगा देते हैं सरफेस और वाटर डाल देते हैं, तो उसके पास बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो वो भी वहां यूज होता है। इसको तुम इससे भी रिलेट कर सकते हो, वो जो सिलिका की बॉल आती है ना, सिलिका बॉल्स आती है, उसको तुम लोगों ने देखा होगा, उसमें भी कैसे यूज होता है, उसको उसमें डालो, जेली टाइप की हो जाती है, वाटर में पोर करके रखो तो एक दिन में वो जेली टाइप की कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी तरीके का कन्वर्जन के लिए, सेफ्टी के लिए, शॉक एब्जॉर्बर के लिए, इंसुलेशन के लिए कॉर्क को यूज किया जा रहा है, क्योंकि दैट इज अ डेड डेड मटेरियल है। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में इसमें क्या है कि ये कंप्रेस हो सकता है, ये इलास्टिसिटी को शो कर रहा है। जो हार्ड होगा, देखो कहते हैं ना कि अगर आप तन के खड़े हो, आप बहुत ज्यादा रिजिड हो गए तो आप टूट जाओगे। थोड़ा सा हर किसी को बेंड होना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं कि आपके ऊपर कोई पैर रख के चढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेचर में भी कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वही चीजें, वो सारी चीजें कॉर्क के अंदर दिख रही है, तो उसको ह्यूमन ने मल्टीपल तरीके से कमर्शियली यूज कर लिया और वो कमर्शियली वैल्यूएबल बन। Cork is used in the making of a variety of sport goods such as cricket balls, table tennis, shuttlecock, wooden paddle, ये सारे commercial use में आ जाएंगे। Supporting tissue, these are supportive in function and of three types. Supporting tissue है, क्लियर? अच्छा, ये अगर हम आ गए दूसरे वाले क्वेश्चन में, ए एपिडर्मिस हो गया, सपोर्टिव टिश्यू एंड डिफरेंट फंक्शन, ओके, क्लियर। अब इसमें हमें डिफाइन करना है, एपिडर्मल हो गया, नाउ वी आर डिफाइनिंग द पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एपिडर्मिस एक आउटर लेयरिंग की पूरी बात हो गई, और यहाँ पे एकदम कनेक्टिविटी में ही आउटर लेयरिंग में आपको ले गया सेकेंडरी ग्रोथ तक, मतलब एक बार में ही प्राइमरी ग्रोथ का एपिडर्मिस एंड सेकेंडरी ग्रोथ का पेरिफेरल लेयर दोनों डिस्कस हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? वेरी गुड, एकदम कंफ्यूज नहीं होना। मैंने अभी आउटर आउटर लेयर की बात की, अब सेकंड आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, जो सपोर्टिंग टिश्यू है, मतलब वो प्लांट के लिए प्रोटेक्शन के अलावा कुछ और भी फंक्शन। अब ये तो आपका चला गया ना बेटा, सब कमर्शियल यूज चला गया। बेटा प्लांट भी तो कुछ अपने लिए करेगा ना, तो वो वाले टिश्यूज को दे। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पहला टिश्यू हम देखेंगे पैरेन्काइमा। जब मैं तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊंगी तो हम लोग सबसे पहले पैरेन्काइमा ही देखते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू। पैरेन्काइमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए पेरिस्टेम से जो पहली सेल बन रही है वो पैरेन्काइमा, और वही डिफ्रेंशिएट होके, मॉडिफाई होके एपिडर्मल टिश्यू को बना रही है। क्लियर? तो फर्स्ट यू शुड नो द अबाउट द पैरेन्काइमा। जैसे मैं बोल रही हूँ कि सबसे बेसिक है, तो एकदम अटेंटिव होके सुनो। इट इज अ लिविंग एंड बेसिक पैकिंग टिश्यू which consists of relatively unspecialized cell। ध्यान देना, अनस्पेशलाइज, क्योंकि उसको आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होना है, ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव थिन सेल वॉल, मॉडिफाई होना है बेटा, मॉडिफिकेशन तक थिन पे ही चलेंगे अपन, विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सबसे पहला सेल वॉल, अगर आपको सिर्फ एक कंपोनेंट लिखना है
तो यू नो कि क्लासिफिकेशन की भी बेसिस यही है कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो दैट इज द मेन कंपोनेंट जिसका आप नाम ले रहे हो। प्लांट की सेल वॉल मतलब सेलुलोज तो हो गए, दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द सुबेरिन, लिग्निन, ठीक है, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, इन सब की कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ एक कंपोनेंट अगर आपको बताना है तो दैट विल बी सेलुलोज। Cells of this tissue have cytoplasm, living है बेटा, living है, यहाँ living की बात हो रही है तो cytoplasm होगा, with small nucleus and large vacuole। अब इसको स्पेशलाइज्ड हो रही है बेटा, तो इसका सेंटर पोजीशन ऑक्युपाइड न्यूक्लियस नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना। ऑक्युपाई कौन करेगा? वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल आ जाएगी धीरे धीरे वो जैसे जैसे मैच्योर और मॉडिफाई हो। क्लियर? इसका भी इम्पैक्ट बता चुके हैं हम कि फंक्शन अपना साइटोप्लाज्म कंटेंट कम रखेगी तभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ा जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही चलेगा वहां। स्टोरेज काम करने के लिए वैक्यूल बना लेते। They are usually loosely packed because intercellular space are present between cells। पैरेन्काइमा बहुत मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, बट यूजुअली लिखा है, देखो टर्म मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जब तक यूजुअली है मतलब 100% की बात नहीं हो रही है बायो में, मेनली है नो 100%। क्लियर? एक्सक्लूसिवली आ गया वर्ड, एक्सक्लूसिवली, ध्यान रखना ये वर्ड मैं कई बार यूज करूंगी। एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब वो प्लांट, वो एनिमल या वो प्लांट सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में मिलेगा। एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर, तो एक्सक्लूसिवली उसका कोई एक्सेप्शन नहीं। मेनली मतलब ज्यादातर इधर है लेकिन कुछ इधर भी मिल जाए। यूजुअली ये भी ये ज्यादा है कुछ इधर, ठीक है। जनरली, मेनली, एक्सक्लूसिवली, ये सब वर्ड यूज होता रहेगा बेटा। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड मतलब यूजुअली है, जरूरी नहीं है कि हमेशा होंगे। बिकॉज इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, जब भी कोई लूज पैक है मतलब इंटरसेलुलर स्पेस है उसके बीच में, और लूजली पैक नहीं है मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। सिंपल है ना? सिंपल है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या? ऐसे बना रही हूँ मैं अब यहाँ इन लेयर में तुमको इंटरसेलुलर स्पेस बहुत थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ड्राइंग की वजह से दिख रहा है, ठीक। अब ऐसे सेल है सॉरी, ऐसे सेल है तो ये कॉम्पैक्ट है। क्लियर बेटा? लेकिन अगर हम कहें कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब जगह जो बच रहा है ये इंटरसेलुलर स्पेस बचे। इन बिटवीन सेल्स, यस बेटा करो। इंट्रा नहीं बोल रहा है, इंटर, इंटर ध्यान रखो। फंक्शन दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। जहां जहां सेंट्रल वैक्यूल आएगा बेटा सारे टिश्यूज स्टोरेज ऑफ फूड में तो वर्क करते ही हैं प्लांट में। प्लांट हमारी पूरी धरती को चला रहा है, पूरी धरती का खाना पीना इनसे चलता है, इसलिए स्टोरेज ऑफ फूड है जो कि आपके फूड चेन का पार्ट बनता है। नॉलेज बूस्टर में क्या दिया है? पैरेन्काइमा इज द फर्स्ट इवॉल्व, वेरी गुड, आपकी मैम ने पहले ही बता दिया है ना। First evolved permanent tissue which is present in all soft part of plant, therefore called as universal tissue। मतलब धरती पे कोई भी प्लांट, either you talk about कि unicellular, unicellular तो नहीं बोलते, चलो algae, multicellular algae and higher angiosperm, हर प्लांट में जो यूनिवर्सल एक टिश्यू की आप बात करोगे वो कौन सा होगा? पैरेन्काइमा सेल्स सब जगह प्रेजेंट है। पैरेन्काइमा सेल्स ही पहली सेल्स हैं जो इवॉल्व हुई हैं, और इवॉल्व इवोल्यूशन के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है देन डिफरेंट डिफरेंट चीजें उससे ओरिजिनेट हो जाती है। तो आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरफ जाओगे तब देखो, पहले जो शुरू में आपके एल्गी और ब्रायोफाइटा है ना, इनके पास तो वेस्कुलर बंडल है ही नहीं। अगर आपने जरा भी प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपको वहां पे एक वर्ड यूज किया गया होगा ट्रैकियोफाइटा, नहीं भी किया हो गया तो कोई बात नहीं, वेस्कुलर बंडल तो किया होगा, जाइलम फ्लोएम भी किया होगा। तो ये जो आपके छोटे वाले हैं ना प्लांट, एल्गी हुए, ब्रायोफाइटा हुआ, तो इनके अंदर वेस्कुलर बंडल तो होता ही नहीं है। वेस्कुलर बंडल सबसे पहले रिपोर्टेड हुआ है टेरिडोफाइटा में। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बेटा, आज धरती पे एल्गी भी है, एंजियोस्पर्म भी है, ब्रायोफाइटा भी है, टेरिडोफाइटा भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, सभी हैं।
लेकिन जो चेन ऑफ इवोल्यूशन होती है ना, वो मैं बता रही हूँ। एल्गी आया, देन ब्रायोफाइट आया, देन टेरिडोफाइट आया, देन जिम्नोस्पर्म आया, देन एंजियोस्पर्म आया। तो यहाँ तक तो आपका वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ही नहीं। दैट मीन्स वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आज भी धरती पे है, समझना। ठीक है, इनमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो यूनिवर्सल वही होगा जो यहाँ पे कॉमन हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर पैरेंकाइमा। First evolved permanent tissue which is present in all soft parts of plant, therefore called as universal tissue. Clear? ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेंकाइमा बहुत ब्रॉडर रेंज है बेटा इसका, देख लेते बस यहाँ पे कितना दिया हुआ है। मॉडिफिकेशन तुम बस ऐसे समझ लो कि क्या स्पेसिफिक काम कर रही है। जैसे मैं तुम्हें एकदम शॉर्ट में बताऊं, एरेनकाइमा तुम्हें समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। एयर, ऐसी ऐसी पैरेंकाइमा जिनके बीच में एयर कैविटीज प्रेजेंट हो, मतलब वो फ्लोटिंग में हेल्प कर रही हो। कहाँ पे चले जाओ एक्वेटिक प्लांट में। एक्वेटिक प्लांट की लीफ क्यों फ्लोट कर रही है, सरफेस पे है या सबमर्ज्ड है, डूब क्यों नहीं जा रही है, एकदम समुद्र में नीचे क्यों नहीं पहुंच जा रही है। या आपने वो देखा होगा, पता नहीं, इधर एक बार बच्चों ने बताया था मराठी में क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ। सिंघाड़ा व्रत में खाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, स्पाइन सा निकला होता है। जब आप उसकी कवरिंग के साथ देखोगे और जब हटा दोगे तो व्हाइट कलर का ऐसा स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो इसका भी कैसा होता है, फ्लोटिंग है। तो ये लीफ जलकुंभी सुना होगा, वाटर हाइसिंथ सुना होगा, कुछ भी जो सुना है, नहीं भी सुना है तो जो हम बोल रहे हैं वो एज्यूम करो कि वाटर के सरफेस पे अगर लीफ है तो वो डूब क्यों नहीं रही है। सिंपल लॉ है। ठीक है, फिजिक्स में सबने पढ़ रखा है। वेट, लाइट जितना होगा वो ट्रेवल करेगा। लकड़ी का टुकड़ा तैरता है, स्टील डूब जाता है, जहाज क्यों नहीं तैरता है, ये सब छोटे छोटे बातें तुम लोगों ने पढ़ी होंगी। तो वही चीज है यहाँ पे कि उनके बीच में एयर कैविटी आ गई, तो ऐसी पैरेंकाइमा जिनके पास एयर कैविटी है वो हो गई पैरेंकाइमा। मॉडिफिकेशन, क्लियर है, वो पैरेंकाइमा बट स्पेसिफिक उन्होंने एक डिग्री और बढ़ा लिया, ये डेंटिस्ट बन गई है, मान लो बस। ठीक है, ये मेडिकल सबने किया है, इन चारों ने मेडिकल किया है, लेकिन ये डेंटिस्ट है। नहीं, एयर है, चलो इसको बता देते हैं अपन। चलो अच्छा छोड़ो, ज्यादा बात नहीं कर। ठीक है, स्पेसिफिकेशन हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, चलो क्लियर। तो है वो पैरेंकाइमा ही, लेकिन मॉडिफाइड है इसलिए मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेंकाइमा एक पूरा ब्रॉडर रेंज है। फ्रोजन काइमा पहला देखते हैं, विच स्टोर फूड इज कॉल्ड एज फ्रोजन काइमा। सिंपली जो सिर्फ और सिर्फ आपका फूड स्टोरेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ऐसे आप समझ सकते हो कि इतना छोटा तो फ्रोजन काइमा का एरिया नहीं होगा बेटा। टाइप्स ऑफ फूड, डिपोजिशन ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, कैटेगरी ऑफ फूड, पता नहीं क्या क्या चीज है इसमें, अच्छा खासा रेंज है। क्लियर, क्लोरीन काइमा भी समझ जाओगे बहुत अच्छे से। ऐसी पैरेंकाइमा जिसके पास क्लोरोफिल हो, क्लोरोप्लास्ट हो, क्लोरोफिल हो, क्लियर, जो फोटोसिंथेसिस कर रही है, जैसे मेसोफिल्स है। इट इज अ पैरेंकाइमा विच स्टोर्स abundant quantity of chloroplast. It helps in synthesis of food. एरेनकाइमा एयर वाला बता दिया मैंने। सिंथेसिस ऑफ फूड समझ में आ गया ना, ये फोटोसिंथेसिस वाली बात कर रहा है। मेसोफिल सेल हो जाएंगे ये, मेसोफिल बंडल शीट बहुत सारी हो जाती। अभी आप टाइप्स पे मत जाओ, नाम इतने क्या याद रखना आपको, बस ऐसा समझो कि पैरेंकाइमा तेरे रूप अनेक, एक में तूने फूड अगर स्टोर किया तो तू फ्रोजन काइमा, तू अगर क्लोरोफिल कंटेनिंग है और फूड बना रही है तो तुझे क्लोरीन काइमा बोलेंगे हम। और तेरे बीच बीच में अगर एयर ज्यादा प्रेजेंट है तो हम एरन काइमा बोलेंगे, और कोई एक्सट्रेटरी वेस्टेज मटेरियल तूने स्टोर करके रखा है, प्लांट को बचा बचा रहे, तो ऐसी पैरन काइमा को हम आइडियोब्लास्ट बोलेंगे। सिंपल, क्लियर। एयर कैविटीज है, फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स और हाइड्रोफाइट, यह भी है यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स बायोन्सी, बायोन्सी मतलब तैरने की कैपेबिलिटी, तैर रहा है, to aquatic plant to help them to float. Clear? आइडियोब्लास्ट पैरेंकाइमा इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। एक एक टर्म देखो, अभी मैं मार्क कर देती हूँ जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज है। फूड, क्लियर, क्लोरोप्लास्ट, एयर कैविटी एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, बस यही है इनके टाइप। फूड स्टोरेज किया, फ्रोजन काइमा, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरेन काइमा।
एयर कैविटी, अब ये एयर कैविटी वाला कंफ्यूज करता है। सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस में सराउंड सेल विच सराउंड्स द लार्ज एयर कैविटी। ठीक है, मतलब सेल के अंदर तो एयर नहीं भर सकते ना, बट अपन सेल तो वही स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल है, तो बीच बीच में कैविटी है, उसमें एयर है, तो सराउंड्स लार्ज एयर कैविटी। एंड आइडियोब्लास्ट क्या हो गया, आपका वेस्टेज स्टोरेज है। दे हेल्प इन स्टोरिंग मटेरियल्स लाइक रेजिन, टैनिन, गम और ऑयल। जैसे अभी नाम आया था ना बेटा, भाई क्या आप यहाँ से कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे हो, रेजिन सिंथेसिस किए, टर्पिन ऑयल निकाल लिया, आपने गोंद बना लिया, आपने डिफरेंट टाइप के ऑयल्स बना लिए, कॉफी बना लिया, चाय बना लिया, ब्ला 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 बनाते जाओ। ठीक है, प्लांट तो अवेलेबल है, काटते जाओ बनाते जाओ, वो वाला कंडीशन जो चल रहा है ना अपने अर्थ पे, वो सब इसी सब से है। जितना नॉलेज उतना यूजफुल प्रोडक्ट हम लेते जाते। नेक्स्ट है सेल पैरेंकाइमा, सबको क्लियर है। इन समरी, इन शॉर्ट, पैरेंकाइमा इज फर्स्ट इवॉल्व परमानेंट टिश्यू। पैरेंकाइमा आर द सेल्स विच, एक चीज जो मैं तुम लोग पहले बता चुकी हूँ वो भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। जब आप सेकेंडरी ग्रोथ के लिए परमानेंट सेल को कॉल करते हो कि ये परमानेंट सेल तुम अपना डिवीजन कैपेसिटी वापस ले लो, तुम्हें हम वापस वरदान देते हैं कि तुम डिवाइड कर सकते हो, वो सेल कौन सी होती है? यूजुअली, आई एम नॉट गोइंग टू से एक्सक्लूसिवली, क्योंकि कॉलन टाइमा भी होती है कभी, तो यूजुअली, जनरली, मेनली ये वर्ड आप यूज करोगे और बोलोगे वो पैरेंकाइमा सेल होती है। ठीक है, इसका रीजन क्योंकि वो लिविंग है, पहला रीजन। और दूसरा, उसके पास खुद ही कहीं फॉर्म में वो मॉडिफाई हो रही है, तो वहां पे जीन्स ऐसे ही एक्टिव है।